सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 20, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। निबंध का अर्थ होता है बांधना, अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना। निबंध लेखन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध में लेखक अपनी अनुभूति और स्वतंत्र चिंतन को सरल, सजीव, संक्षिप्त और मर्यादित रूप में प्रस्तुत करता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। विचार विषय से संबंधित होने चाहिए। सभी बातें क्रमबद्ध रूप में लिखी जानी चाहिए। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। बीच बीच में कोई दृष्टांत, किसी महापुरुष का कथन आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। किसी बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। निम्नलिखित निबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर स्वयं भी लिखने का अभ्यास करें। तो हमें यहाँ पे निम्नलिखित विषयों पर निबंध दिए गए हैं। तो सबसे पहला विषय है पर्यावरण प्रदूषण। इस विज्ञान के युग में जी रहे हैं। हम इस विज्ञान के युग में जी रहे हैं। आज विज्ञान की सहायता से मनुष्य तीव्र गति से विकास की आवश्यक अवस्थाओं को प्राप्त करता जा रहा है। विज्ञान के अनेक आविष्कारों द्वारा मनुष्य ने प्रकृति को परास्त करने का अभियान चलाया है। प्रकृति के विरुद्ध लड़कर मनुष्य प्रकृति की प्रत्येक अवस्था को अपने अनुकूल बनाने की खोज में है। प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में मनुष्य ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मनुष्य द्वारा प्रकृति के शोषण की इस क्रिया ने ही प्रदूषण को जन्म दिया है। यद्यपि प्रदूषण की समस्या सदा से ही रही है, किंतु आज के औद्योगिक युग में यह उग्र रूप धारण कर चुकी है। पृथ्वी में दबे पदार्थों को खनन क्रिया द्वारा बाहर लाकर उन्हें मशीनों व रसायनों के माध्यम से परिशोधित किया जाता है। इस परिशोधन प्रक्रिया में अनेक पदार्थों का कारखानों से उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जित पदार्थ धुएं, शोर तथा जल में मिली गंदगी के रूप में बाहर निकलते हैं। इनका बाहर निकलकर पर्यावरण में प्रवेश करना ही प्रदूषण की गंभीर समस्या को जन्म दे जाता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा तथा उष्णता पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है। ये उद्योग जितने अधिक बड़े होते हैं उतनी ही गर्मी अधिक फैलती है। इस प्रक्रिया में जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है वह पूरी तरह नहीं चल पाता। इससे वातावरण में धुआं फैलता है। इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफी मात्रा में निकलती है। रात दिन चलते मोटर वाहन, हवाई जहाज, तेल शोधक कारखाने, अनेक प्रकार का उत्पादन करने वाली मिलें, चमड़ा, कागज, रबड़ के कारखाने सब ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी न किसी रूप में ईंधन फूंकते रहते हैं। इससे उत्पन्न धुआं तथा अन्य गैसें वहीं स्थिर न रहकर वायु के प्रवाह में सारी दुनिया में फैलते रहते हैं और यह एक सतत न रुकने वाली क्रिया है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के कारण भी प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। एक और तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं, जिससे मृत्यु दर में कमी तथा जन स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा ध्येय है। दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति हेतु बढ़ते कारखाने तथा मोटर वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और महासागरों में ध्वनि प्रदूषण के हम निरंतर शिकार हो रहे हैं। इससे जन स्वास्थ्य भी गिर रहा है और मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। बड़े नगरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ते रहने के कारण शुद्ध पेयजल का प्रबंध, गंदे पानी की निकासी, घरों व सड़कों आदि के कूड़े की सफाई, औद्योगिक क्षेत्रों के कचरों की सफाई आदि की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। बड़े नगरों के निकट की नदियों का जल बराबर दूषित हो रहा है, क्योंकि शहरों की गंदगी नाले नालियों के रूप में नदियों में समा जाती है। यही जल प्रायः शुद्ध करके पेयजल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कभी कभी यह दूषित भी रह जाता है और बीमारियां फैलने का कारण बनता है। अन्न की उपज बढ़ाने के लिए खादों, कीटनाशक दवाओं आदि का अंधाधुंध
प्रयोग हो रहा है। इनके उत्पादन से तो प्रदूषण होता ही है। उपज बढ़ने के साथ जमीन की मिट्टी भी प्रदूषित होती है तथा जल एवं वायु प्रदूषण बढ़ता है। सही शब्दों में कहा जाए तो उपरोक्त तथ्य प्रदूषण की समस्या का परिचय मात्र भी नहीं है, परंतु यह तथ्य सदैव मस्तिष्क में रखना होगा कि प्रदूषण शब्द स्वयं में ही बड़ा विभिन्न होता है और इसका फैलना कितना विभत्स होता है और इसका फैलना कितना विभत्स और कष्ट देने वाला होगा, कल्पना की जा सकती है। जरा सी दुर्गंध आपसे सहन नहीं होती, थोड़ा सा धुआं होने पर आप खांसने लगते हैं, आंखों में पानी आ जाता है और बहुत देर तक सिर टकराता है। यदि हमें यही दुर्गंध, धुआं, शोर, अन्य प्रकार के विकिरण स्थायी रूप में मिल जाए तो हम कितनी देर जीवित रह पाएंगे? अवश्य ही इसके निदान अथवा कम करने के विषय में प्रयास करने होंगे। इसके लिए ना तो आप स्वयं प्रदूषण फैलाएं, यदि आवश्यक हो तो कम करें तथा दूसरों को भी विनम्रता पूर्वक रोकें। बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण, अधिकतम पेड़ पौधों के रूप में सदा रहने वाली हरियाली पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना होगा तथा प्रदूषण की समाप्ति हेतु किए जा रहे सरकारी तथा सामाजिक कार्यों में सहयोग करना होगा। तभी इस समस्या को दूर करने में सहायक हुआ जा सकता है। हमने देखा किस प्रकार से बढ़ते हुए प्रदूषण में पर्यावरण प्रदूषण का हमने निबंध इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, तो आप भी इसे पढ़कर समझ सकते हैं। अब अगला है हमारा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दो शब्दों के योग से बना है, भ्रष्ट और आचार। भ्रष्ट का अर्थ है बुरा या बिगड़ा हुआ और आचार का अर्थ है आचरण। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी प्रकार से अनैतिक और अनुचित है। वर्तमान युग में जीवन उतना सहज व सरल नहीं रह गया है जितना कि माना जाता है। हमें पग पग पर ऐसे व्यवहारों का सामना करना पड़ता है जिन्हें देखकर विस्मय और दुख की अनुभूति होती है। अपने स्वार्थवश लोगों को असत्य आचरण अपनाने तथा अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नई नई घटनाएं पढ़कर, सुनकर तथा देखकर उनके मनुष्य होने पर संदेह होता है। समाज में अनैतिकता, अराजकता और स्वार्थपरता का बोलबाला हो गया है। मानवता की पहचान के प्रतीक जिनमें कर्तव्यपरायणता, सत्यप्रियता, निस्वार्थ भावना, सहानुभूति तथा परोपकार आदि बदली हुई परिभाषाओं में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में हम कह उठते हैं कि यह भ्रष्टाचार की समस्या है। उचित अनुचित का ख्याल रखें। बिना घूस देकर कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। यह कर्तव्यहीनता तथा अनैतिकता की चरम सीमा है। यहीं से भ्रष्टाचार को बल मिलता है। व्यापक असंतोष भ्रष्टाचार के मुख्य कारणों में पहला कारण है जब किसी व्यक्ति को कुछ अभाव होता है और वह उसे कष्ट देने लगता है तो उसे दूर करने हेतु व्यक्ति भ्रष्ट आचरण अपना लेता है। इसके अतिरिक्त हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताएं व्यापक हैं। ये असमानताएं आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आदि रूपों में हैं। जब एक व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति हीनता और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है तो इससे शिकार हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार को अपनाने के लिए बाध्य हो जाता है। अन्याय और निष्पक्षता के अभाव में भी भ्रष्टाचार का जन्म होता है। जब प्रशासन या समाज किसी व्यक्ति या वर्ग के प्रति अन्याय करता है, उसके प्रति निष्पक्ष नहीं रह पाता, तब इससे प्रभावित हुआ व्यक्ति या वर्ग अपनी दुर्भावना भ्रष्टाचार को उत्पन्न करने में लगा देता है। भ्रष्टाचार के फलस्वरूप चोरबाजारी और रिश्वतखोरी का जन्म होता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में फैला विशाल प्रदूषण भी भ्रष्टाचार का ही रूप है। वर्तमान युग में भ्रष्टाचार अनेक रूपों में विद्यमान है। मिलावट, भाई भतीजावाद, अनुचित मुनाफाखोरी, कर्तव्य पालन में कोताही, सरकारी साधनों का गलत इस्तेमाल आदि भ्रष्टाचार के ही रूप हैं। भ्रष्टाचार के द्वारा केवल दुष्प्रवृत्तियों और दुष्चरित्रता को ही बढ़ावा मिलता है और इससे सच्चरित्रता और
सद प्रवृत्ति की जड़ें सूखने लगती हैं। भ्रष्टाचार के वातावरण में ईमानदार और सत्यता तो छूमंतर की तरह गायब हो जाते हैं और इनके स्थान पर केवल बेईमानी और कपट का प्रसार व प्रचार होने लगता है। आज भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों में नकली माल का क्रय विक्रय, वस्तुओं में मिलावट, धर्म के नाम पर अधर्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा, दोषी और अपराधी तत्वों को घूस देकर छोड़ना व निर्दोष निरपराध लोगों को जेल भेजना, हत्या, लूटपाट आदि दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज भ्रष्टाचार या तो कानून की पकड़ से बाहर होता है और यदि पकड़ा भी जाए तो रिश्वत तथा बाहुबल के द्वारा छूट जाता है। यद्यपि भ्रष्टाचार उन्मूलन एक कठिन कार्य है, फिर भी इस दिशा में प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस हेतु शिक्षा में चरित्र विकास को प्राथमिक लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग में चारित्रिक गुणवत्ता बनाए रखने हेतु मानदंड निर्धारित होने चाहिए। प्रशासन को नेताओं के दबाव से मुक्त किया जाना चाहिए। सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं को जिस वृक्ष को समूल उखाड़ने में अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। यदि यह सब नहीं होता तो एक दिन मानवता की रक्षा करना दुरूह कार्य हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे आपको और भी विषयों पर निबंध दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं। तो ये विषय है अनुशासन का महत्व। तो आप इसमें इस विषय को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप निबंध को लिख सकते हैं हर विषय पर। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।